वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 26 मार्च 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले चलते हैं अपने बहुत ही अट्रैक्टिव सेगमेंट में, दैट इज आस्क देवेंद्र, जहां पर आप अपने सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या किसी के द्वारा पूछे गए सवाल को सपोर्ट भी कर सकते हैं कि आप भी उस सवाल का जवाब चाहते हैं। और ऐसे ही किसी एक इंपॉर्टेंट सवाल को पिक करके हम उसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज मार्किंग रॉन्ग आंसर व्हेन देयर इज केस ऑफ 50-50 व्हाट टू डू। ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ है। आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब समझ में नहीं आ रहा ये और ये में से कौन सा होगा। यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो 50-50 के केस में जो भी मार्क करके आते हैं वो गलत हो जाता है। क्या करें, इसका समझ में नहीं आता। देखिए, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी केस 50-50 का होता है तो अचानक से आपकी इंस्टिंक्ट आपको बोलती है कि ये वाला सही आंसर होगा। आपके अंदर से आवाज आती है कि यही वाला होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप उस आंसर को मार्क कर लीजिए कि आपके अंदर से आवाज आई है कि ये वाला होगा। चलिए, वो मार्क हो गया। अब दोनों ही ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और उसके पीछे की रीजनिंग को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। कई बार ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको कुछ लिंक हो जाता है और फिर समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो यूं ही लग गया था, वास्तव में तो निकल के आ गया, आंसर ये वाला होगा। अगर आपकी रीजनिंग आपको थोड़ा बहुत सोचने के बाद, समझने के बाद, पॉइंट्स को रिकॉल करने के बाद या किसी भी टॉपिक से लिंक करने के बाद सही आंसर तक पहुंचा देता है, आपका जो भी रीजनिंग का पॉइंट है, तो आप उस सही आंसर को मार्क करिए जो आपने ड्रॉ किया है। बहुत जद्दोजहद के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है कि 50-50 के केस में क्या मार्क करें, तो सबसे पहले जो आपकी अंतरात्मा से आवाज आई हो, जो इंस्टिंक्ट आई हो, उसको मार्क कर दीजिए। ये वो केस होता है जब आपको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज जो इंस्टिंक्ट आती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन से आती है जिसके बारे में हम थोड़ा सा अनअवेयर होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी इंस्टिंक्ट है, इसे कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रायोरिटी मत दीजिएगा। अगर आपकी रीजनिंग, आपका लॉजिक आपको सही जवाब 50-50 के केस में देता है तो हमेशा उसे ही मार्क करिएगा और इंस्टिंक्ट पे केवल तभी जाइएगा जब आपको जवाब आपके रीजनिंग, आपके लॉजिक, आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड, आपके लिंकेजेस से ना मिल रहा हो, तब आप इस पे जाइए। दूसरा ये है कि आप जब अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे मार्क करते हैं अपने आंसर को, या फिर अपने इंफॉर्मेशन और लॉजिक के बेसिस पे भी मार्क करते हैं, तो जब आप पेपर का एनालिसिस करते हैं तो उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली एनालाइज करिए जहां पर केस 50-50 का था। सपोज करिए कि ऐसे टोटल थे 30 क्वेश्चंस जिनमें आपने 50-50 मार्क किया है। तो देखिए कि 50-50 वाले क्वेश्चंस में आपने कितने सही मार्क किए हैं, 15, 17, 20, 25 या फिर 10। आपको आइडिया लगेगा कि आपकी इंस्टिंक्ट कितना सही होती है, या फिर जब आप रीजनिंग या लॉजिक लगाने के बाद आंसर मार्क करते हैं 50-50 के केस में तो वो कितना सही होता है। इससे आप इस निर्णय पे पहुंच पाते हैं कि आपको वो तरीका अपनाना चाहिए या नहीं, और आप एक जुडिशियस डिसीजन ले पाते हैं। धीमे धीमे 50-50 के केस वाले आंसर्स में आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। ये तरीका अपनाकर देखिए, हो सकता है आपको मदद मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी है प्रज्ञान, ये आपका मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया लेवल का फ्री मॉक टेस्ट है। 6 और 13 मार्च को हो चुका है, 10 अप्रैल और 15 मई को होने वाला है। तैयार हो जाइए और खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहला आर्टिकल जो हमारे सामने है, दैट इज अबाउट पेसर इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने भी राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है इस पेसर इनिशिएटिव के बारे में। इसका फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, नॉट रिजर्व, क्रायोस्फीयर रिसर्च इनिशिएटिव। क्रायोस्फीयर हमारे अर्थ के सरफेस का वो एरिया होता है जहां पर बर्फ जमी हो। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, और ये हमारे पोलर रीजन और क्रायोस्फीयर के बारे में अच्छी स्टडी करने को लेकर इंफेसिस देता है, चाहे वो रीजन अंटार्कटिक में हो, आर्कटिक में हो या फिर हिमालयन रीजन के ग्लेशियर्स हों। पेसर जो प्रोग्राम है वो कई सारे इनिशिएटिव्स के अंडर में, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अंडर इनिशिएटिव्स, मतलब पेसर इनिशिएटिव के अंडर में जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें शामिल है अंटार्कटिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम। ये सभी इस इनिशिएटिव के एम्बिट में आ जाते हैं। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है एनसीपीओआर के द्वारा। फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ड्यूरेशन 2021 से 26 के बीच का है जो पेसर इनिशिएटिव है। इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो 39th और 40th जो इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में भेजा गया वो इसी इनिशिएटिव के अंडर में भेजा गया, और जो 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन है अंटार्कटिका के लिए वो ऑन गोइंग है अंडर दिस इनिशिएटिव। जो सेडिमेंट कोर्स हैं जो हम लेक्स वगैरह से कलेक्ट करते हैं उनके जरिए इस इनिशिएटिव के अंडर में हम क्लाइमेट से उनके लिंकेजेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो पेसर इनिशिएटिव के तहत रिसर्चेस जारी हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बप्पा नाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल के बारे में है।
अभी एक बड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा मामला निकल के आया था कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उन्हें इस टेंपल प्रेमाइस में जो मेला लगता है वहां पर दुकान लगाने से रोका गया। तो ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट हुआ। हालांकि बप्पा नाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी टेंपल की अथॉरिटीज का यह कहना है कि ट्रेडर्स खुद ही वहां से चले गए, उन्हें किसी ने जाने को नहीं कहा था। ये कंट्रोवर्सी एक तरफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टेंपल को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की भी वही आस्था है जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों की है। इन दैट केस इस प्रकार की कंट्रोवर्सी इमर्ज ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी आप इस टेंपल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। श्री दुर्गा परमेश्वरी टेंपल, इसे बप्पा नाडु विलेज जो है मुल्की टाउन में, जो कि कर्नाटका के मैंगलोर से 22.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर आपको यह टेंपल मिल जाएगा। ये जो टेंपल है ये सांभवी नदी के किनारे सिचुएटेड है। यहाँ पे जो गॉडेस हैं वो लिंग के रूप में उपस्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जो गॉडेस हैं ये इमर्ज हुई नंदिनी और सांभवी नदी जहां पर मिलती हैं मुल्की के बॉर्डर के पास, वहां पर। इस टेंपल की हिस्ट्री की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस टेंपल को केरला के एक मुस्लिम व्यापारी के द्वारा बनवाया गया था जिनका नाम बप्पा बेरी था, और उन्हें मदद मिली थी मुल्की सावंत जी के द्वारा जो कि जैन शासक थे। इसीलिए ये जो गांव है उसका नाम बप्पा नाडु पड़ा और टेंपल का नाम बप्पा नाडु दुर्गा परमेश्वरी पड़ा। मतलब एक मुस्लिम मर्चेंट जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया, जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम है, अगर उस मंदिर को लेकर ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बनने की डेट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर से ऐसा लगता है कि ये 14वीं शताब्दी के आसपास का बना होगा। स्पेशलिटी ये है कि जो हिंदू डिवोटीज हैं उनके साथ साथ टेंपल को मुस्लिम डिवोटीज भी विजिट करते हैं और गॉडेस की ब्लेसिंग लेते हैं और वो गॉडेस को उलादी पुकारते हैं। एक और स्पेशलिटी है इस मंदिर की, यहाँ पे ड्रम्स को बीट किया जाता है एक एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन के ओकेशन पे। तो आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी मिल गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेयर टू इरेड टीबी प्रोग्राम के बारे में है। डेयर टू इरेड टीबी इनिशिएटिव को हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने लॉन्च किया वर्ल्ड टीबी डे के मौके पे। फुल फॉर्म है डेयर टू इरेड टीबी का, डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी। एक ऐसी रिसर्च जिसमें डेटा का इस्तेमाल किया गया हो और कोशिश हो कि टीबी को खत्म करेंगे। ये एक अम्ब्रेला टीबी प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का। प्रोग्राम में कई सारे इनिशिएटिव शामिल हैं, जैसे कि इंटीजियस का फुल फॉर्म है इंडियन ट्यूबरक्यूलोसिस जीनोमिक सर्वेलांस कंसोर्टियम। जैसे SARS-CoV-2 के लिए हम जीनोमिक कंसोर्टियम तैयार कर चुके हैं, जिसके बेसिस पे जो कोरोना वायरस है उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग को हम स्टडी करते रहते हैं, उसके वेरिएंट्स को पता करने के लिए, उस संबंध में जो वैक्सीन वगैरह हैं उनमें बदलाव करने के लिए। बिल्कुल उसी उद्देश्य से इस सर्विलांस कंसोर्टियम के माध्यम से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है MTB, जिससे ये टीबी होता है, हम उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करेंगे मल्टी लेबोरेटरी नेटवर्क के माध्यम से, ताकि इसमें होने वाले बदलावों को भी हम समझ सकें। दूसरा है इन टीबी के हब इंडियन टीबी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज। अब नाम से स्पष्ट है, इसके तहत किए जाएंगे कई सारे वेबिनार्स जहां पर हम एकेडमिया इंडस्ट्री को कनेक्ट करेंगे और टीबी को लेकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक साथ लाकर नए आइडियाज और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा है होस्ट डायरेक्टेड थेरेपीज। इसके माध्यम से जो एविडेंस बेस्ड रेजिमेन है टीबी को लेकर उसे डेवलप करेंगे और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए नए तरीके ऑप्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मींज डिसीज के बारे में है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ने अभी काफी कंसर्न रेज किया है जब यह जानकारी मिली कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो मींज स्किन डिसीज है वो कई सारे डॉग्स में देखी गई, जिसकी वजह से उनका फर खत्म होने लगा। इस डिसीज में होता क्या है कि जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है और फर वहां पे खत्म हो जाता है। ये काफी परेशानी वाली होती है डॉग्स के लिए। ये स्किन डिसीज है, इतना तो समझ में आ गया, जो कि पैरासाइटिक माइट्स की वजह से होती है एनिमल्स में। इसमें होती है इन्फ्लेमेशन, इचिंग और स्किन की थिकनिंग, जिससे वहां के बाल चले जाते हैं। ये पैरासाइटिक माइट सार्कोप्टेस स्कैबी जो एक प्रकार का पैरासाइट है उससे होता है। इसी से ह्यूमंस में भी स्कैबीज देखने को मिलता है, यानी कि खाज खुजली देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन की बारे में बात करें तो ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल को हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, या वो ऑब्जेक्ट जो कि पीड़ित एनिमल से कनेक्ट हुआ और किसी दूसरे एनिमल के पास पहुंच गया तो उससे भी ये फैल सकता है। जो ये डिसीज है ये डॉग से या अदर एनिमल्स से इंसानों में भी आ सकती है। हालांकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो ह्यूमन स्किन में बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाते, तो इनसे इतना नुकसान तो नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत इरिटेशन जरूर हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए ओरल मेडिसिन और स्किन मेडिसिन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अहीर रेजिमेंट के बारे में है। अहीर रेजिमेंट के फॉर्म में एक फुल फ्लेज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की मांग चल रही है अहीर कम्युनिटी के द्वारा, जिन्हें यादव कम्युनिटी के सिनोनिमस तौर पे भी देखा जाता है और पॉलिटिशियंस कई सारे इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। अहीर कम्युनिटी नेशनल लाइमलाइट में तब आई थी जब उनकी ब्रेवरी की कहानियां लोगों तक पहुंची, जब अहीर ट्रूप्स ने, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे, उन्होंने बैटल ऑफ रिजांगला जो 1962 में इंडो चाइना वार के दौरान हुआ, उसमें चाइनीज आर्मी को सबक सिखाया और उनका डटकर सामना किया। मोस्ट ऑफ द सोल्जर जो सी कंपनी से बिलोंग करते थे, ये 13 बटालियन थी कुमायूं रेजिमेंट की, जिनमें ज्यादातर सैनिक अहीर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट पूरे ही अहीर कम्युनिटी के सिपाही थे। उन्होंने यद्यपि अपनी जान गंवाई, वो शहीद हुए, लेकिन जो चाइनीज फोर्सेस चुशुल की ओर एडवांस कर रही थी उसे उन्होंने रोक दिया। तो उनकी इस ब्रेवरी के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। जो अहिरवाल रीजन है उसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव का रीजन हरियाणा का शामिल है। इसी रीजन से बिलोंग करते थे राव तुलाराम जी, जो कि अहीर कम्युनिटी के लिए हीरो हैं 1857 के रिवोल्ट में। ट्रेडिशनली ये कम्युनिटी इंडियन आर्मी को ब्रेव सोल्जर्स देती रही है। अहीर कम्युनिटी की हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन आर्मी में इन्हें कई सारे सेगमेंट्स में रिक्रूट किया जाता रहा, जैसे कि फिक्स्ड क्लास रेजिमेंट जिसमें कुमाऊं, जाट या राजपूत रेजिमेंट्स हैं, उनमें भी अहीर कम्युनिटी के सोल्जर्स शामिल रहे। फर्दर मिक्स्ड क्लास रेजिमेंट जिसमें सभी कास्ट के लोग शामिल किए जाते हैं, जैसे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स या फिर पैराशूट रेजिमेंट, इनमें भी अहीर कम्युनिटी के लोगों का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। फर्दर कुछ कॉप्स जैसे कि आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स या फिर आर्मी सर्विस कॉप्स, उसमें भी अहीर कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा से ही रहा है। अहीर कम्युनिटी इनिशियली साइजेबल नंबर में इंडियन आर्मी के 19 हैदराबाद रेजिमेंट में शामिल होती थी, जिसे बाद में नाम बदलकर कुमायूं रेजिमेंट बना दिया गया। 1930 में कुमायूं रेजिमेंट के भीतर कई सारी कंपनीज बनाई जाने लगी और उनमें एक कंपनी अहीर्स की भी होती थी। मतलब कुमायूंस जो कुमाऊनीज हैं, जाट्स हैं, अहीर्स हैं, मिक्स्ड क्लास अलग अलग कंपनीज बनती थी। तो मतलब एक जो कंपनी है वो अहीर्स की भी बनती थी। 1945 में इस जो रेजिमेंट है उसका नाम बदल के 19 कुमायूं रख दिया गया। इंडिया के आज़ादी के बाद इसका नाम कुमायूं रेजिमेंट बन गया। 13th बटालियन जो कुमायूं रेजिमेंट की थी, रेजांगला में ब्रेवरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। 1948 में जो कुमाऊनीज और अहीर्स थे उन्हें इक्वल प्रपोर्शन में इस रेजिमेंट में शामिल किया गया। 1960 में जो 2 कुमायूं था और 6 कुमायूं, इन दोनों के अहीर सोल्जर्स को इकट्ठा करके 13 कुमायूं में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद 13 कुमायूं एक प्योर अहीर बटालियन बन गई कुमायूं रेजिमेंट की, जिन्होंने चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया था। तो ये तो आपने अहीर रेजिमेंट के डिमांड और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अभी देखिए, अगर आपको यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना हो तो आपको अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एग्जाम देने पड़ते हैं। बड़ा हेक्टिक हो जाता है। एक तो कई दफ़ा एग्जाम देना, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग सिलेबस की तैयारी करना और कई सारे फॉर्म्स भरना। यूजीसी इसका एक सोल्यूशन लेकर आई है। उन्होंने अनाउंस किया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सभी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा और उसका नाम होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसी एंट्रेंस की रैंक के बेसिस पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बच्चों को एडमिशन देंगी। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें कवर होंगी और जो 12th के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं अब उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। CUET की बात करें तो ये कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा जिसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। और अब जो 12th की मेरिट लिस्ट है, ये जो मार्क्स हैं उन्हें संज्ञान में ना लेकर जो NTA एग्जाम में मेरिट लिस्ट होगी उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अगर नहीं दिया तो फिर नहीं होगा एडमिशन यूनिवर्सिटीज में। फर्दर स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उन्हें वो अपने यहाँ भी एडमिट कर सकते हैं। 13 लैंग्वेज में एग्जाम ऑफर किया जाएगा। यद्यपि ये एग्जाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और उनके लिए जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसे ही फॉलो किया जाएगा। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पर अपनी स्कीम पे बात करते हैं, दैट इज नेशनल मॉनसून मिशन। मॉनसून बारिश लेकर आता है और इसके बारे में जानकारी हो तो काफी सहूलियत होती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इस इनिशिएटिव की जिम्मेदारी ली है। नोडल मिनिस्ट्री यही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा कौन खर्च करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल मॉनसून मिशन का वो बिल्कुल सिंपल है कि इंडिया में अलग अलग टाइम स्केल पर मानसून के बारे में प्रोटेक्शन करना, जानकारी देना। पूरी कंट्री में सभी स्टेट्स और यूटीज में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। कटिंग एज डायनेमिक मानसून फोरकास्टिंग सिस्टम हम डेवलप करेंगे जिससे हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कर सकें। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि 1 से 10 दिन के भीतर क्या होने वाला है, मीडियम टर्म 10 से 30 दिन के भीतर क्या होने वाला है और लॉन्ग टर्म में एक पूरे सीजन में बारिश कैसी रहने वाली है, सूखा पड़ेगा, क्या होगा मानसून। मैकेनिज्म डेवलप करें ताकि हम एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस होती है उनके बारे में भी प्रेडिक्शंस कर सकें।
कोलैबोरेशन करके इंडियन और अदर यूनिवर्सिटीज के साथ हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहां पर क्लाइमेट रिलेटेड सोशल एप्लीकेशंस को भी ध्यान में लिया जाए। जैसे मानसून अगर खराब होता है तो एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्लड फोरकास्ट कर सके ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। फर्दर हाई क्वालिटी डेटा हमें कलेक्ट करना है और अलग अलग मॉडल्स हम ऑप्ट करके प्रेडिक्शंस करेंगे। जैसे इसमें देखिए एक पिलर ये है कि ये मिशन 2012 में शुरू हुआ और 2017 तक कंटिन्यूड रहा। 2017 से 20 के लिए बाद में से कंटिन्यू किया गया। IITM जो पुणे में है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। जो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है जिसमें एक सीजन की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है, इसके लिए हम अमेरिकन मॉडल ऑप्ट करते हैं। अमेरिकन मॉडल जिसे क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम कहा जाता है, इसमें हम ओशन और एटमॉस्फेयर यानी कि पानी और हवा दोनों की कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, उनका डेटा इस्तेमाल करके ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड का फिर फोरकास्टिंग करते हैं। और शॉर्ट और मीडियम रेंज के जो फोरकास्टिंग होते हैं उसमें जो यूके का मॉडल है, यूनिफाइड मॉडल, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। पेसर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है, ये तो सही है। बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल वेस्ट बंगाल में, गलत। ये टेम्पल आपको मिल जाएगा कर्नाटका में। डेयर टू इरेड टीबी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गलत। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। मींज डिसीज स्किन डिसीज है, एनिमल्स में पैरासाइटिक माइट से होती है, ये तो सही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगा NTA, ये तो सही है। आज का ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको मजेदार भी लगा और काम का भी। तो इस सेशन की PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां जाएगी। अगर आप वहां पहुंच जाएंगे तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं किसी भी एक बढ़िया से क्वेश्चन को पिक करके उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड विल ट्राई कि धीमे धीमे मैं सभी लोगों के सवालों के जवाब दूं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।